Hello electronics, second year. We have already started electrical engineering second, and the next subject which I am going to be teach to you, that is EDC. ठीक है, तो that is EDC. ठीक है, लास्ट जो सब्जेक्ट था बच्चे आपका, लास्ट जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वो आपने पढ़ा था ECD. याद होगा ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिमाग में होगा. ठीक है, ECD, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइसेस. ठीक है, अब यहाँ जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स. अब आपको ज़रा ऐसा लग रहा होगा कि मैडम सिर्फ C और D का सीक्वेंस यू हैव चेंज एंड द अनदर सब्जेक्ट हैज़ बीन एंटर्ड. नो, एक्चुअली ये जो ECD था ये था जस्ट अबाउट द बेसिक्स. कि मतलब आपके जो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पहले ये जो सब्जेक्ट होता था ये था इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के नाम से. सिर्फ नंबर का जो ऑर्डर है वो चेंज करने से नया सब्जेक्ट नहीं बना है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे. मैं आपको जैसे इलेक्ट्रिकल का कोरिलेशन बताया था, ऐसे ही मैं इसका कोरिलेशन आपको बताती हूँ, जरा सुनिएगा. तो जो आपका ECD और EDC है, इस ECD के अंदर आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा, मतलब इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर पढ़ाया, मॉसफेट पढ़ाया. सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस लेके चलती हूँ बच्चों. इसके अंदर इस बार फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा सबसे पहले सबसे बेसिक डायोड्स. फिर आपने पढ़ा ट्रांजिस्टर में आपने पढ़ा BJT. ठीक है, मॉसफेट, JFET. ठीक है, और एक और चीज पढ़ी थी आपने, CMOS. ये सब चीजें पढ़ी थी. इसी के आगे आपने पढ़ा था बाइसिंग टेक्निक्स. क्यू पॉइंट को हम कैसे स्टेबल करते हैं, कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है, क्यों ऊपर नीचे मूव नहीं करना चाहिए. और मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर बच्चे, अगर आपको याद हो. इसमें नेक्स्ट था आपका एम्पलीफायर. आप एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर और स्विच की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो. मतलब आप अपनी बेसिक ट्रांजिस्टर डिवाइस को या तो एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो एज एम्पलीफायर, या फिर एज अ स्विच यूज़ कर सकते हो. और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, बाइसिंग पे ध्यान देना. तो जैसे आपको, अगर आप फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइसिंग रखते हो, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का कॉम्बिनेशन रखते हो, तो वो ट्रांजिस्टर आपका काम करेगा एज एन एम्पलीफायर. वो चीज़ें सबके लिए कॉमन थी. फिर अगर आप फॉरवर्ड बाइस का कॉम्बिनेशन रखते हो तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, ऑन स्विच ऑन हो जाएगा. और अगर आप रिवर्स और फॉरवर्ड रखते हो, रिवर्स बाइस रखते हो, तो वो क्या बन जाएगा, ऑफ स्विच. ठीक है ना, स्विच दो तरीके से काम करता है. स्विच को आप ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो. ठीक है, तो ये था आपका पूरा ECD. ठीक है, अब फिर मैं इसमें क्या पढ़ूँगी, इसमें आप ये नहीं पढ़ोगे. अब ये इसके लिए, EDC के लिए बेसिक का काम करेगी, जस्ट लाइक अ ABCD. जैसे अगर आपको, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश. ठीक है, यू आर वेरी एफिशिएंट टू स्पीक इन इंग्लिश. तो उस केस में आपको क्या है, आपका ग्रामर जो है, तो आपका जो ग्रामर है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, बेस क्या हुआ, ग्रामर. ठीक है, तो वो बेस काम किया आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको
जो EDC है यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नाम नहीं है, सब्जेक्ट का नाम आपका EDC ही है। तो ये सब चीज़ें हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम इन डायोड्स, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स को यूज़ करके आगे की एडवांस डिवाइसेस को, सर्किट्स को बनाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दैट इज योर EDC। मतलब ये आपका बिल्कुल बेसिक की तरह काम करेगा, ऐसा हम कुछ नहीं दोबारा पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैम अब उसमें क्या पढ़ेंगे, तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस साइड, लाइक दिस इज द एम्पलीफायर, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि ये आपका एक ये स्टेज है, यहाँ पे आपने रजिस्टर लगाया, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, यहाँ एक कैपेसिटर लगाया, एक कैपेसिटर आपने यहाँ लगाया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया, कॉमन एमिटर ले लिया, ठीक है, कॉमन एमिटर। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, ऐसे किया ना, याद आ गया। तो यहाँ और यहाँ से आपने एक आउटपुट ले ली R। अब ये था सिंपल एम्पलीफायर। अब हमें क्या करना है, अब हम कितने टाइप के एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये तो मैंने सिंपल एम्पलीफायर का फंडा बताया, अब मैं EDC में क्या करूँगी कि एम्पलीफायर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर हो सकता है, करंट एम्पलीफायर हो सकता है, आपका पावर एम्पलीफायर हो सकता है। उसके बाद में इसमें हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर के साथ में उसकी वैल्यू, हम उसकी आउटपुट को अगर हाई करना चाहें तो हम उसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो यानी आपको इसका बेसिक उठाया और उस बेसिक को आपने इसके अंदर एडवांस EDC के अंदर आपने इस एम्पलीफायर को नहीं पढ़ रहे, आप एम्पलीफायर के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी फीडबैक एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर्स के अलग अलग टाइप हैं, आप इसमें टाइमर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एंड पावर एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका इट इज ऑल अबाउट योर EDC, ठीक है। देखिए वैसे तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी बुक्स आती है। देखो मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि बुक प्रेफर करने से कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी जस्ट टू बी पास आउट, यू जस्ट वांट टू बी हैव द पास आउट मार्क्स, तो आप ठीक है, आप राहुल बादल से पढ़ लीजिए, आपको ठीक ठाक नॉलेज भी हो जाएगी और आपको हिंदी और इंग्लिश में वो दोनों बुक क्लब, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो मेरा कहने का सेंस है कि इफ़ यू वांट टू बी गेट द टेक्निकली साउंड, तो उस केस में आप कहीं से भी पढ़ो, मेरे हिसाब से तो आप बुक लो ही मत। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो क्लास में पढ़ रहे हो वो पढ़ो, गूगल पे उठाओ, टाइप करो। अगर आप दिन में एक टॉपिक भी अगर गूगल से उठा के पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत इधर से पढ़ रहे हो, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा आप या जैसे मतलब क्लास में पढ़ाते थे, आपने बेसिक ले लिया, उसके बाद आप उसके बारे में चलते चलते बात करते करते भी अगर आप इस टॉपिक के बारे में यू आर टेकिंग अ रिव्यू, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी गो थ्रू, तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है कि आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो बुक से पढ़ना तो मतलब है कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज आएगी, आपको देखने कि मुझे कैसे लिखना है। लेकिन अगर आपको ने उसका टेक्निकल समझ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो मैं वैसे आपको बुक बता देती हूँ, बुक आप कोई सी भी ले लीजिए, जाके EDC की बुक लेनी है, ECD की बुक नहीं लेनी है। ECD हो गया, ECD का EDC से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो बुक है आपकी वो मैं आपको बता देती हूँ, लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, तो फिर मैं आपको फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करती हूँ। देखिए EDC की बुक है और राइटर का जो नाम है, राइटर क्या है इसका, राइटर है आपका राहुल इसका पब्लिशर भी बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। पब्लिशर है इसका एशियन पब्लिशर, इसकी सारी बुक अच्छी होती है। अगर आपको बुक खरीदनी है ना तो फिर राहुल बाबा की खरीदना, बेसिक बहुत बढ़िया समझो, ठीक है। एशियन पब्लिकेशन मुजफ्फरपुर। बुक का कवर मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगी
में आ रहा है, एक कई बार इसका ग्रीन भी हो जाता है, कई बार इसका ब्लू भी हो जाता है, कई बार ब्लैक और रेड वाला कॉम्बिनेशन भी है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि इसका मैं आपको कवर पेज नोट छोड़, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखिए अब यहाँ जरा समझिएगा कि अभी आपको फर्स्ट टॉपिक में ही समझ आ जाएगा कि ईसीडी और एडीसी में क्या डिफरेंस है और ये कैसे कोरिलेटेड है, ठीक है। देखिए उधर का अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, आप इसमें पास तो हो जाओगे, ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर का नॉलेज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। आप इसको समझोगे कैसे, आप अभी रट के तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपको सिंपली किसी इंटरव्यू में या आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जॉब के लिए जा रहे हैं, टीचिंग की पोजीशन के लिए जा रहे हैं या एक्सपेक्टेड किसी के लिए भी जा रहे हैं, तो आपका टेक्निकल तो आपको साउंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा दो, वो तो आप बना देंगे। चलिए अगर आपसे कहा सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ तो सर्किट कैसे बनाओगे? when you will have a idea, when you have not prior idea about the transistor or amplifier, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब थ्योरी बोलते चले जाइए, किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एवरीवन डिस्कस अबाउट द टेक्निकल पॉइंट्स। और इफ यू आर ऑब्वियसली बात है कि यू आर अ पॉलिटेक्निक होल्डर, ठीक है, यू आर अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्निकल पोर्शन इटसेल्फ। जेई के लिए जाओगे तो एक पोजीशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पीछे नहीं पढ़ा तो उसका क्या ड्रॉबैक था, तो वो आप जानो, ठीक है। मैंने तो पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ और हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। देखिए मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यहाँ पे कैसे आप समझाएंगे। देखिए आप ट्रांजिस्टर है, मैंने माना ये ट्रांजिस्टर है, देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, दैट इज योर ट्रांजिस्टर, then that is your emitter, this is your base and that is your collector। तो यहाँ पे मैं एमिटर को नीचे रख रही हूँ, ये भी मैंने बताया था कि हम कॉमन एमिटर को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमन एमिटर ले रही हूँ, ये ट्रांजिस्टर है, उसने कहा ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करा, ट्रांजिस्टर को, अभी मल्टी स्टेज की बात नहीं कर रही हूँ, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टी स्टेज, आई हैव ब्रेक इन अ पोर्शन, फर्स्ट देन सेकंड एंड देन थर्ड। पहले मैं फर्स्ट पॉइंट में जा रही हूँ ट्रांजिस्टर पे, तो मैंने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। आफ्टर दैट मैंने ड्रॉ किया एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के लिए क्या चाहिए, इनपुट पे आपका फॉरवर्ड वाइज और आउटपुट पे आपका रिवर्स वाइज, तभी एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आपका वाइसिंग फॉरवर्ड वाइज और ये हो गया आपका यहाँ पे आउटपुट पे आपका रिवर्स वाइज, ठीक है। आप इसको ऐसे बनाते, इसे बनाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। अब जो है इसके अंदर
अभी आप, मैं इसको ये भी मेंशन कर लूँ, आप सीधा लिखिए फॉरवर्ड वाइज और इसको लिख दीजिए यहाँ रिवर्स वाइज। हो गया, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब मैं एनपीएन और पीएनपी की बात ही नहीं करती, इसलिए फिर वो सिंबल्स लगाने में घूमेगा, फिर मेरा थोड़ा टाइम यहाँ वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली बता रही हूँ कि कोई भी ये XYZ कोई भी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन या पीएनपी, अभी मैंने वैसे इसको यहाँ पे पीएनपी एनपीएन दिखा दिया, ठीक है, एनपीएन, ठीक है। तो उसके सिंबल कैसे आने चाहिए, पी के साथ पी कनेक्ट फॉरवर्ड वाइज रहना है, पी के साथ पी ग्रेड ऐसे बने, ठीक है। फिर आपको लगे कि मैडम ने बताया है, ठीक है, एन के साथ नेगेटिव रहेगा, रिवर्स वाइज बनाना, उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखिएगा सर, तो इसको भी हम अभी इसके बारे में ना बात करते हुए सिंपली बात करेंगे। अब यहाँ पे आई, ये यहाँ तक तो आपने पढ़ा है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा है। अब आती है, अब जो यहाँ तक तो है ECD, यहाँ तक आपका ECD, अब हमें क्या करना है ABC। तो मल्टी स्टेज वर्ड ऐड होते ही आपका सब कुछ गायब कि भाई हमने तो मल्टी स्टेज के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना, मैम मुझे पता है। मम्मी डैडी का भी मैम रॉन्ग नंबर और हंस रहा है पीछे से। अब देखिएगा बच्चे, इसके बाद में अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मल्टी स्टेज का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये तो सिंगल स्टेज होगी। सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज में फर्क है। तो सिंगल स्टेज का मतलब है, सिंगल स्टेज यानी सिंगल का मतलब वन, ठीक है। सिंगल स्टेज का मतलब है एक ट्रांजिस्टर, वन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर को आपने किसकी तरह यूज किया, एम्पलीफायर की तरह यूज किया। अब अगर आपने दो ट्रांजिस्टर लगा दिए वन की जगह, यू हैव यूज टू ट्रांजिस्टर, तो ये क्या बन जाएगा, टू स्टेज ट्रांजिस्टर, टू स्टेज एम्पलीफायर। और अगर आपने तीन ट्रांजिस्टर जोड़ दिए तो वो बन जाएगा थ्री स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। लेकिन आपने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर आप मोर देन 2 कर रहे हो तो उसके बाद में उसका नाम है, क्योंकि बहुत सारे मल्टी का मतलब बहु स्टेज का मतलब चरण, बहुचरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक या मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। यानी आप जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को जब यूज करते हो, मोर देन टू स्टेज, दो स्टेज से ज़्यादा जब आप क्या करते हो, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हो, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, यानी मैं ये कहूँ पहले एक ट्रांजिस्टर, जरा मैं चेक करूँ कितना, हाँ ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा पहला ट्रांजिस्टर, फिर मैंने कहा दूसरा ट्रांजिस्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो यहाँ से तो आपने इनपुट ले ली और यहाँ आपका आउटपुट है, ठीक है। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर यानी एक ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को यूज किया है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब कहानी आती है कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या काम है इसका। और अगर हमारे से सिंपली कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो हमें टेक्निकली उसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपका वो ट्रांजिस्टर है जिसमें कास्केडिंग में हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने दूसरे को पहले से कनेक्ट किया, तीसरे को दूसरे से कनेक्ट किया और चौथे को तीसरे से कनेक्ट किया, ठीक है। क्या वर्ड है, हमने कास्केडिंग में जोड़ते हैं। कास्केडिंग मतलब एक के बाद एक। कास्केडिंग और पैरेलल में फर्क है। कास्केडिंग में जोड़ने का मतलब क्या होता है, जब आपकी एक ही इनपुट
दूसरे की एक की आउटपुट, एक ट्रांजिस्टर की आउटपुट जब आपकी दूसरे की इनपुट बन जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग। ठीक है, और इस तरीके से कई ट्रांजिस्टर जब कई आउटपुट्स को आप दूसरे की इनपुट बना देते हो तो वो क्या हो जाता है आपका मल्टी स्टेज एक मिनट, तो ये वो हो जाता है आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, ये सपोज ये ट्रांजिस्टर है, ये इसकी इनपुट है। ठीक है, हमेशा 2 पोर्ट नेटवर्क पे काम करते हैं, 1 पोर्ट नहीं दिखाएंगे, 2 पोर्ट इनपुट पे और 2 पोर्ट्स आपके आउटपुट पे। इसी तरह जो सेकंड वाला है 2 पोर्ट इनपुट के, 2 पोर्ट आपके आउटपुट के। इसी तरह थर्ड वाले का 2 पोर्ट इनपुट के, 2 पोर्ट आउटपुट के, 2 पोर्ट इनपुट के और 2 पोर्ट आउटपुट के। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? उसके बाद देखिएगा, अब इसकी जो आउटपुट है, फर्स्ट वाले की जो आउटपुट है वो किसकी, सेकंड वाले की इनपुट से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। इसी तरह सेकंड वाले की जो आउटपुट है, इट हैज बीन कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, थर्ड ट्रांजिस्टर, थर्ड इनपुट। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड की आपकी क्या है, थर्ड की जो आउटपुट है वो फोर्थ की इनपुट बन चुकी है। इसी तरह जो फोर्थ है यहाँ पे लास्ट ईयर पे यहाँ से आप आउटपुट। तो जब एक ट्रांजिस्टर की, एक स्टेज की ट्रांजिस्टर की आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर की इनपुट बन जाती है, ठीक है, एक की आउटपुट दूसरे की क्या बन जाती है, इनपुट से कनेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, और इसको हम नाम देते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कास्केडिंग। अब आपको मैं ये बताती हूँ, इसके अंदर देखिए कहानी आती है कि ये तो समझ आ गया, लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने का रीज़न ये है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मोटिव तो ये ना, हर चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना क्यों बना रहे हो, क्योंकि भूख लगी है, नीड है ना, तो इसकी नीड क्यों है, वाई वी आर टीचिंग, वाई मैडम इज टीचिंग दिस टॉपिक, वाई वी study this topic, transistor amplifier, what is the utilization of it, why it has been generated, why it has included in your syllabus. The simple funda is this, आपको ये पता है कि जितना भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी दिखाई देता है, आपको टीवी दिखाई देता है, आपको रेडियो दिखाई देता है, आपको रिसीवर दिखाई देता है, आपके घर में डिश एंटीना जो लगाया हुआ है, डिश की आपने जो केबल लगाई हुई है, ठीक है, आप जो फ़ोन सुनते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी सारी चीज़ें किस पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करती हैं, EMW। दैट मीन्स सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से है, सिग्नल से है। ठीक है ना, सिग्नल से है ना, वो सिग्नल क्या है, वेव्स ही तो है। तो जो वेव्स जिस पे एंटीना लगा हुआ है वो क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, और वो सिग्नल हमारे, जैसे सपोज हमें वीडियो देखनी है तो सिग्नल कैप्चर होंगे, कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद वो हमें वीडियो की फॉर्म में दिखाई दे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हमें किसके फॉर्म में चाहिए, हमारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसी रेंज के आ रहे हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑडियो और सिग्नल्स की रेंज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी बेसिक क्या है आपका, सिग्नल्स है। अब इसमें जो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, जैसे मैं अब आप बताऊँ, सबसे सिंपल देखते हैं, एक स्टेज से जो गेन मिलेगा वो गेन आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो जो आपका गेन मिलेगा जिसमें वो वोल्टेज गेन, ठीक है, तो वोल्टेज गेन एक स्टेज से, एक ट्रांजिस्टर की एक स्टेज से इतना गेन, इतना वोल्टेज गेन आपको नहीं मिल पाएगा, सो दैट कि वो सिग्नल अपने रिसीवर पर जाकर प्रॉपर आउटपुट उसको दे सके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि कोई सिग्नल आया 2 किलो, मैं कह रही हूँ दिल्ली से सहारनपुर किसी ने मेरे को फ़ोन मिलाया, अगर वो सिग्नल, जब वो सिग्नल मतलब नंबर डायल करेगा, तो नंबर डायल करने पे जिस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल वो डायल कर रहा है, वो सिग्नल यहाँ तक आते आते इतने ऑब्स्टेकल्स बीच में आएंगे, इतनी रुकावटें बीच में आएंगी, जैसे कभी बड़े बड़े टावर्स आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई, बारिश हो गई, कहीं कहीं धुंध पड़ रही है, तो उससे हमारा सिग्नल क्या है, करप्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो वो सिग्नल जो है हमें रिसीवर तक नहीं मिल पाएगा, तो यानी फ़ोन मिल ही नहीं पाएगा, और आएगा तो बहुत सुनाई नहीं देगा, सिर्फ नॉइज़ सुनाई देगी, क्योंकि बीच में आपकी बहुत सारी नॉइज़ क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। हर एक का अलग कॉन्सेप्ट होगा। मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रही हूँ, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से, जैसे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बीच में एक्सप्लेन करना चाहूँगी एनालॉजी को अप्लाई करके। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो मैं क्या करूँगी, उसकी ट्यूशन लगाएंगी। सर सपोज कह रही हूँ कोई बच्चा कमज़ोर है, मैंने उसके पेरेंट्स को बता दिया, वो डेली बच्चे को कॉलेज भेजेंगे, खुद भी पढ़ाई करवाएंगे, स्पेशल उसकी ट्यूशन्स लगाएंगे, मतलब उसको रिसोर्सेज देंगे सो दैट द स्टूडेंट कैन बी पास, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे है। जब हमें पता है कि सिग्नल मतलब फार डिस्टेंस पे भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे, तो सिग्नल की जो कैपेसिटी है वो वोल्टेज लेवल जो है, वोल्टेज गेन जो हमें चाहिए, मैंने कहा कि मुझे जो गेन चाहिए वो कुछ अराउंड 100 dB का चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो वो आ रहा है सिग्नल, वो आ रहा है 30 का, तो क्या करूँगी, उस 30 को मैं सिग्नल ट्रांसमीटर से तो बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि जब आप नंबर डायल करते हैं जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तो आपकी फिक्स्ड है। आप उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे, और आपको पता है जितने का मैं भेज रहा हूँ सिग्नल, वो भी क्या हो जाएगा, आपका वीक पड़ जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप पहले से ही ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी लगाएंगे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम ना करें बल्कि बढ़ा दें। तो बढ़ाएंगे कैसे, अब ऐसा करेंगे साथ में 2 किलो चीनी की ज़रूरत थी, मैंने 4 किलो दे दिया, तो ये कोई सिग्नल ऐसी चीज़ नहीं होता। और अगर आप सिग्नल की रेंज को अगर आप बढ़ाते हो तो आपके जितने भी नंबर आप डायल करते हो उससे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, वो फिक्स रहती है, उसको नहीं बढ़ा सकते। समझ आ रही है मेरी बात, टेक्निकली चीज़ को समझिए, क्योंकि यही टेक्निकल है, ठीक है, बाकी बुक में नहीं मिलेगा ये कुछ भी। ये टेक्निकल है जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको 4 जगह से ढूंढना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप बहुत सारे एम्पलीफायर यूज़ करोगे उसी के जैसे आपने ट्रांसमीटर की फर्स्ट हैंड पे यूज़ किया है, ऐसे ही आप बीच में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जितना भी लेवल का, जिस डिसिबल का जैसी रिक्वायरमेंट है, वैसा सिग्नल आप क्या करोगे, अचीव करने के लिए उस लेवल को कैलकुलेट करके कि भाई इतनी रेंज बीच में मेरा इतना सिग्नल वीक हो सकता है, और मैं इतनी रेंज का, इतनी कैपेसिटी के एम्पलीफायर्स हम बीच में ऐड कर देंगे। तो जैसे पहले से मुझे एक लेवल मिला वोल्टेज लेवल, वोल्टेज गेन जो है आप हमेशा ऐसे दिखाते हैं, गेन को हमेशा ए से दिखाते हैं, वोल्टेज लिखेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गई, ये इनपुट हो गई, किसकी, फर्स्ट स्टेज की। इसी तरह ये सेकंड स्टेज है, आउटपुट 2 और इनपुट 2, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इस वाली स्टेज का गेन निकालना है, फर्स्ट स्टेज का, तो कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है, वी आउटपुट 1, और ये क्या है, वी इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये क्या होगा, वोल्टेज गेन 1। इसी तरह 2 का निकलेगा, इस तरह 2 का निकलेगा, ए बी 2, ए बी आई हो गया ना, ये आउटपुट 1, बी इनपुट 1। इसी तरह आपको किसका आ जाएगा, ए बी 2, इसका सेकंड वाले, ठीक है, सेकंड वोल्टेज गेन, ठीक है। ये क्या है आपका, वी आउटपुट 2 और वी इनपुट 1। इसी तरह किसका आ जाएगा, ए बी 3 का। इसी तरह आप जितने भी स्टेजेस लोगे एंड सो कर देंगे, वी आउटपुट एन डिवाइडेड वी इनपुट एन, और ये जो सारे गेन हैं ये क्या होते चले जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, और आपको जो आउटपुट में मिलेगा, चाहे वो कितना भी फार डिस्टेंस हो, आपका जो गेन मिलेगा वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ आई मेरी बात? तो ये है आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आपको समझ आ गया कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट है जिसमें एम्पलीफायर की हम कई स्टेजेस को, यानी कई एम्पलीफायर को कास्केडिंग में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज गेन है वो हमें एक स्टेज से उतना नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका हो गया वोल्टेज गेन की कहानी। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद में
उसके बाद में अब मैं ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया, उसके बाद में मैं अभी तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आपको सिखाया, अब मैं बता दूँ उसका गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू गेन, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी गेन हो, आपका जो गेन है, जैसे आप सबसे सिंपल याद रखना गेन के लिए हमेशा, पिछली बार भी बताया था, जैसे आप अपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल कितने थे, आपके कितने आए, तो कितने आए वो तो आउटपुट हुआ, और पेपर कितने का था दैट इज अ इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट आपकी परसेंटेज निकल गई, तो वो भी तो गेन ही है। सबसे सिंपल फंडा है कि हाउ विल यू बी कीप इन योर माइंड्स, ठीक है, सॉरी कीप इन योर माइंड, कि आप उसे कैसे क्या कर रहे हो, याद रखते हो, क्योंकि एनालॉजीज तो आपको देखो हमेशा अप्लाई करनी पड़ेगी, इससे तो आप अगर भागेंगे तो यू विल नॉट बी टेक्निकली साउंड, ठीक है। तो जैसे मैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बता रही हूँ आपको, तो ये क्या है देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ 3 स्टेज से समझा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज का गेन 1, गेन 2, गेन 3, डन। अब है जो इसमें क्या है हमारा, यहाँ तो आपकी आ गई इनपुट वोल्टेज और ये आ गई आपकी आउटपुट वोल्टेज। देखिए जब भी हम कस्टमर को कोई ट्रांजिस्टर देंगे या कोई एम्पलीफायर देंगे, उसे मल्टी स्टेज सिंगल स्टेज किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो, तो कई बार जैसे मैंने आपने एम्पलीफायर घर पे भी लगे होते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह है आपका, है ना, जैसे आपका साउंड सिस्टम वगैरह है वो आपका एम्पलीफायर है, ठीक है। उस एम्पलीफायर में आप बेसिकली क्या करेंगे, उसको 2 कनेक्शन दिए जाते हैं खाली, एक तरफ इनपुट कनेक्ट करो और एक तरफ आउटपुट कनेक्ट करो, ऐसे ही होता है ना। बीच का पोर्शन डिजाइन पोर्शन है, इसका स्पेसिफिकेशन, इसका कंसिडरेशन होता है आपका किससे, इंजीनियरिंग वालों से, ठीक है। तो अब देखिए ये देखिए, अब देखिएगा ये भी इनपुट हो गया, ये भी आउटपुट हो गया, एक वोल्टेज गेन तो आपको यहाँ से मिलेगा, पहले V1, ठीक है, दूसरी स्टेज से V2 और तीसरी स्टेज पे आपको जो V3 है इसको आप किसके बराबर कह रहे हैं, V आउटपुट, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, पहली स्टेज से पहला ये हो गया पहला V1, V2 और ये जो V3 है V आउटपुट, ठीक है। तो जैसे आपको डायग्राम में बताया है, अब जैसे ये फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज जो आपकी फर्स्ट स्टेज की जो आपकी इनपुट है, इस पहले फर्स्ट स्टेज के लिए बात करेंगे, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, और अगर आप और कनेक्टेड करना चाहते हो तो ऐसे कनेक्ट होता चला जाएगा, 4th 5th 6th एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में आपकी जो इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, दो गेन कैसे निकलना है, गेन ही तो निकालना है ना, गेन के लिए क्या, आउटपुट और इनपुट, यही है ना। देखो हमें निकालना है गेन किसका, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, हमें पूरा अंदर तक का कैलकुलेट करो, तो हर एक स्टेज का सिंगल आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, और सबको आपको कनेक्ट कर देना है, उससे क्या निकल जाएगा, आपका गेन निकल जाएगा किसका, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। तो जैसे मैंने आपको बेसिक बताया, हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेज का, यानी इस वाले फर्स्ट स्टेज का इनपुट क्या है, इनपुट है फर्स्ट स्टेज इनपुट Vi, ठीक है, और इसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है वो है आपकी V1, आउटपुट इसकी फर्स्ट स्टेज है,
वही क्या है बी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी, आउटपुट ए गेन कौन सा वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है आपकी वी, इनपुट क्या है वी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वी की बताइए, ए वी इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी आर। आप से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा आपका वी वन इज इक्वल टू ए वी वी आर। ठीक है, अब आप चलिए सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज में कैसे बताओगे, एक मिनट, मुझे लगता है शायद थोड़ा क्लियर नहीं है आप लोगों को, आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिएगा ए बी पी आई से अब आ जाएगा यहाँ पे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज में आप क्या करेंगे, फिर से वही इनपुट क्या हो जाएगी, इनपुट है V1। मैं ना आपको एक्चुअली सीक्वेंस में बताना चाहती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर सी रहें। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये तो आपको समझ आ गया ना। अब सेकंड स्टेज से मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ तो थोड़ा ना वो इजी हो जाएगा। सेकंड स्टेज, फिर हम थर्ड स्टेज करेंगे और एक मिनट में मैं चेक भी कर देती हूँ। अच्छा, सेकंड स्टेज में क्या होना चाहिए, हाँ ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड स्टेज का क्या है, वोल्टेज गेन डायरेक्ट इनपुट क्या, चलो मैं भी इनपुट क्या है V1 और थर्ड स्टेज की इनपुट क्या है V2, आउटपुट क्या है V2 और इसके आउटपुट क्या है V3 या V आउटपुट, व्हाटएवर यू कैन सी, व्हाटएवर यू वुड बी एज्यूम, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं इसको V3 या V आउटपुट कह देती हूँ। ठीक है, अब देखिए गेन, गेन ठीक है, ये गेन जैसे मान लो मैंने इसको क्या कहा था ए बी, क्या इसे गेन 1 कह दो, गेन 2 और ये हो जाएगा गेन 3। ठीक है, तो आउटपुट क्या है V2 और इनपुट क्या है V1। ठीक है, इसी तरह अगर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख दूंगी बच्चों, आउटपुट क्या आ जाएगा V2 V2 अपॉन V1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू A2 V1। ठीक है, यहाँ करोगे क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या थी V आउटपुट, यहाँ क्या आ जाएगी V3 ऐसे आएगा A3 V2 सॉरी V आउटपुट आता है क्या आ जाएगा V2, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी A3 इज इक्वल V आउटपुट इज इक्वल टू V2 A3। आ रही मेरे पास समझ, क्लियर है। अब अगर मैं इसका ओवरऑल गेन कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा ओवरऑल गेन, तो ओवरऑल गेन क्या आएगा A इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इन, यही आएगा या कुछ और आएगा। बच्चे एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब जैसे मेरे पास एक इक्वेशन तो ये वाली आ गई है, एक मिनट रुकिएगा, एक इक्वेशन तो आपकी ये वाली आ गई फर्स्ट, एक इक्वेशन आपकी क्या है सेकंड, और एक इक्वेशन क्या है आपकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ओवरऑल गेन चाहिए, हमें ये डिजाइन करने के बाद हमें देखना है कि यहाँ कितना गेन हो रहा है, ये तो हमारा स्पेसिफिकेशन है ही, कस्टमर का तो इस एंड से इस एंड का है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमें मेन काम तो हमारा बीच में तो गेन बहुत सही मिल रहा है, अगर आउटपुट को जाके मिल नहीं रहा है तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें तो सर्किट का टोटल गेन देखना है। इस पूरे अभी हमारे लिए एम्पलीफायर जो है मल्टीस्टेज एम्पलीफायर, इसको पूरे का गेन चाहिए,
तो क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू आउटपुट पूरे सर्किट का। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट ही देखोगे, बीच का नहीं देखोगे। तो ये क्या है, गेन आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट, और ये क्या हो जाएगा, इनपुट पे क्या आ जाएगा, वी आर। तो आपने आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या किया, यहाँ पे मेंशन किया। अब आप एक काम कीजिए, वी आउटपुट की वैल्यू को डालिए। वी आउटपुट की वैल्यू क्या है, V2 A3, ठीक है, डिवाइड बाय V इनपुट, यही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू को क्या करते चलोगे, कनेक्ट करते चलोगे। जैसे मैं आपको है ना, पहले आप इसको नोट करोगे जल्दी से, मैं भी पकड़ कर ऊपर कहाँ आ रहा है, ये देखिए, मैंने आपको 3 बताई हैं, तीन इक्वेशंस बताई ना। एक बताई मैंने आपको, चलो मैं दिखाती हूँ, तुम छोड़ो, नहीं नहीं, अब देखिए बस हो गया। जैसे V1 पकड़ लो, थोड़ा सा पीछे लेके चल, हाँ बस चल। अब जैसे V1 था तो ये था आपका AB VI, देन दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, V2 A2 V1, और थर्ड क्या थी आपकी, V आउटपुट V2 A3, यही थी ना। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन मिलने के बाद में इस इक्वेशन से आपको निकालना शुरू करना है, क्योंकि हमें आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए। तो अगर मैं पूरे गेट का, पूरे उसका बताऊँ आपको एम्पलीफायर का, तो A बराबर V आउटपुट अपॉन V इनपुट था। तो मुझे इक्वेशन बेसिकली वोल्टेज कितनी, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आनी चाहिए, AVI के बराबर आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी, यहाँ जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये फर्स्ट इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी है, आप इसको है ना, इसमें ऑल्टरेशन करोगे। तो V2 इज इक्वल टू A2 V1, तो V1 की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू द इक्वेशन सेकेंड। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय A1 V इनपुट। ठीक है बच्चों, अब थर्ड इक्वेशन में पहुंच जाओ। थर्ड इक्वेशन क्या है, V आउटपुट, तो V2, फिर सेकेंड इक्वेशन जो आपकी आई है, इस सेकंड इक्वेशन को आप किसमें पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा, V2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इसमें पुट करोगे जब, तो क्या आएगी, A2 A1 और A3, यहाँ पे क्या है, A3, और ये मल्टीप्लाई बाय VR, यही है। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इस VI को आप इसके नीचे ले जाइए, अब जैसे कुछ नहीं रखिए, जैसे ही आप इस V इनपुट को नीचे लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट। ठीक है, और V आउटपुट अपॉन V इनपुट किसके बराबर हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट किसके बराबर हो गया, गेन के। आपने लिख दिया A। ठीक है, A इज इक्वल टू किसके आ गया, ये तो इधर चला गया था, तो क्या बचा, A1 A2 A3। आगे मेरे पास समझ, दैट मीन्स कि आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन होता है, वो गेन आपकी जो कास्केडिंग स्टेजेस रहती है वो जुड़ती नहीं है, वो क्या हो जाती हैं आपकी, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपको 4 स्टेजेस हैं, तो आप गेन को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड नहीं करोगे। आपको कास्केडिंग में या मल्टी स्टेज में आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बच्चे, आप इसको नोट कर लो, 2-4 मिनट में दे देती हूँ, क्योंकि अभी आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन होती है।
लगता तो है जो इंसान को बुला मैं देखो इतना कुछ ये खाना है मैं भी आगे तो फिर आपसे कहते आप अपने आगे रहने को तो चाहिए देखो मैडम मुझे तो आना है तो मैं के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं आपको नहीं लेके और मैंने आपको भी बना दी नहीं वो तो ना मैं आवाँगी फिर कोई बात नहीं जब मैं आगे बैठी तो तेरे लिए अच्छा वीडियो की बात है मैडम आगे रास्ते में ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आज का जो सेशन है इसमें आपका स्टार्ट हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है, वो मैं आपको तब बताऊँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।